अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस की वजह से इस दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन काफी मुस्तहकम हो गई है। अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, 107 रन उन्होंने किए। उनकी सिलेक्शन पे बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अभी भी विकेट पर मौजूद है। साथ में बाबर आजम जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जो कप्तानी में उनसे गलती हुई, बैटिंग में उसको ठीक कर रहे हैं और ही स्टिल ऑन द विकेट ऑन 86। तो पाकिस्तान 266 फॉर 2, स्टिल ट्रेल बाय 78 रन्स। जो ओवरनाइट एक ब्रेक आता है उसमें हमने देखा है कि कंसंट्रेशन थोड़ी लूज हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में, दोनों बल्लेबाज इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो यहाँ कम से कम 150 रन की लीड ली जाए तो उससे कुछ फायदा होगा, क्योंकि हमें आखिरी बारी, हमारी आखिरी बैटिंग हमने करनी है जिसमें हमें परेशानी होती है। खैर, अब तक की फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए? दोनों बल्लेबाज जो विकेट पर मौजूद हैं काफी अच्छा स्कोर कर चुके हैं और आगे एक डिसेंट टोटल की तरफ ले जा सकते हैं, बट कंसिडरिंग हमने आखिरी बारी खेलनी है तो यहाँ लीड अच्छी होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान की टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल टीम है। लास्ट टेस्ट मैच में भी हमने इसी तरह बात की थी कि आपको याद है कि 199 पर 3 थे और सलमान आगा बैटिंग कर रहे थे और साथ उनके शायद शान मसूद खेल रहे थे, मगर उसके बाद फिर आपने देखा 240 और 30 रन पे पाकिस्तान की सारी टीम ऑल आउट हो गई। तो इस मैच में भी बाजार तो ऐसा ही लग रहा है, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से बात करें तो लग रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में और पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेगा, क्योंकि जिस तरह की पिच थी पोर्ट ऑफ स्पेन की, उस तरह वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम खिलाई नहीं है। Exactly. उनके बाद डेफिनेट एक लैक लग रहा है कि स्पिनर्स लैक कर रहे हैं और कमी उसकी महसूस हो रही है, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स की पिच नहीं है। फास्ट बॉलर्स का बॉल यहाँ पे आसानी से बैट पे भी आ रहा है, बाउंड्री भी, आउटफील्ड भी तेज है, स्कोर भी स्पीड के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डिसेंट और अच्छा ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता तो सिचुएशन काफी हद तक डिफरेंट हो सकती थी, मगर क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास कोई ज्यादा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है और उन्होंने इस सीरीज में कोई एक्स्ट्रा स्पिनर भी नहीं डाले, तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ही एक आइडियल कंडीशन मिल गई है जहाँ पे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड ले सकता है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पे कर लेते हैं। आपने बॉलिंग के हवाले से बात की, ठीक है, यहाँ फास्ट बॉलर्स को इतना सूट नहीं कर रहा और वेस्ट इंडियन टीम की कुछ अप्रोच भी मुझे समझ में नहीं आई। जैसी टीम उन्होंने खिलाई और जैसी पिच उन्होंने बनाई, उनके लिए तो खोने को कुछ भी नहीं था, वो पहला मैच तो जीत चुके थे। तो उनका ये डिफेंसिव अप्रोच जाना कुछ समझ आता है आपको? देखिए, यही एक एटीट्यूड होता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड, जिसकी वजह से आपकी टीम बॉटम पे जाती है। इसी एटीट्यूड की वजह से पास्ट में आपने देखा कि वेस्ट इंडीज टीम से उन्होंने स्टेटस भी वापस ले लिया था और फिर बड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने रीगेन किया अपने स्टेटस को। उनकी जो क्रिकेट की कंडीशन है वो भी आस्ता आस्ता दिन ब दिन वो भी डाउनफॉल का शिकार है। अगर देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे आप 10वें नंबर पे हैं तो हमसे 1 नंबर ऊपर वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पे मौजूद है। तो उनकी कोई रेटिंग इस तरह है नहीं है। तो ये इसी डिसीजंस की वजह से है कि आप देखेंगे पिच तो उन्होंने बिल्कुल ठीक तैयार की है, क्योंकि उनके लिए सीरीज जितना एक माने रखता था और अगर एक बिल्कुल फ्लैट पिच लाते और उस पर 500 रन पहले कर देते तो आसान हो जाता उनके लिए। मगर आप देखें कि उस एक सीरियसनेस नजर नहीं आई जो उन्होंने बैटिंग अपनी जो टीम खिलाई है उसमें उन्होंने वही फास्ट बॉलर रखे हैं जिनका कोई काम नहीं था इस पिच पे और कोई स्पिनर उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी टीम में शामिल नहीं किया। अगर वो 1 या 2 स्पिनर शामिल करते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था इस पिच की नस्बत से। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो फॉल्ट पाकिस्तान यहाँ पे होम सीरीज में करता रहा कि पिच कुछ बनाते रहे हैं, टीम कोई और खिलाते रहे, यही वेस्ट इंडीज ने काम किया अपने होम ग्राउंड में। लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफीक नाउ, क्योंकि वो 107 कर चुके हैं, बड़ी ब्रिलियंट उन्होंने सेंचुरी की और जिस तरह की पिच है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन पे उनकी बहुत बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कायदे आजम ट्रॉफी दिस सीजन वो 42nd रैंक पर आ रहे थे। 369 उनका टोटल स्कोर था। हाँ, ग्रेड 2 में उन्होंने 911 रन किए थे। अब जाहिर नॉन फर्स्ट क्लास की बेस पे तो किसी की सिलेक्शन नहीं होती। यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई भी जिसका दिल चाहता है उसको टीम में ले आते हैं, लेकिन परफॉर्म उन्होंने कर दिया है। तो अब एक अजीब ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी कि किसकी जगह वो खेलेंगे इंग्लैंड में, क्योंकि अब तो उन्होंने अपनी जगह बना ली है यहाँ।
देखिए ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इस पे इसलिए क्वेश्चन वैलिड है कि आप देखें कि इसमें दो चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे जो क्रिकेट का थिंक टैंक था उसने अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे और टेस्ट टीम भी बनाएंगे। तो अब फर्स्ट क्लास की कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी अब्दुल्ला शफीक की। तो इसका मतलब है कि हमारी जो थिंक टैंक था, जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, उनकी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी कि वो नीचे जाके ग्रेड 2 को भी देखें कि ग्रेड 2 का स्टैंडर्ड क्या है हमारा। ग्रेड 2 वो करवा जरूर रहे हैं मगर उसके स्टैंडर्ड का उनको खुद भी नहीं पता, इसीलिए उन्होंने यकसर उसको नजरअंदाज कर दिया जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की या टीम सिलेक्शन की बात आई। तो अब देखिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसका जो फर्स्ट क्लास में नीचे बॉटम पे है, 40 से नीचे उसकी रैंकिंग है, मगर ग्रेड 2 जो इवेंट था, क्योंकि मैं भी अपने डिपार्टमेंट के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, बिल्कुल उसका कंपटीशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन था। और मेरा ख्याल है कि जो इस तरह ग्रेड 2 का कंपटीशन था वो फर्स्ट क्लास के कंपटीशन से बहुत ज्यादा बेहतर कंपटीशन था। उसमें जिन बैट्समैन ने स्कोर किए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिच पे टाइम गुजारा और अच्छी फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग को उन्होंने हैंडल किया। उनको दो कंडीशन पे जाके खेलना पड़ा, जहाँ पे बैटिंग पिचेस भी थी, जहाँ पे सीम स्विंग वाली पिचेस भी थी, जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी थी। तो उस कंडीशन में अब्दुल्ला शफीक ने 920 रन किए थे वहां पे ग्रेड 2 में, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ और अच्छे स्टैंडर्ड के खिलाफ। और वही चीज आगे जाके आप उनको रिफ्लेक्शन आपकी नजर आ रही है उनकी बैटिंग में वेस्ट इंडीज के टूर में। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जब आप जिन लोगों को हेल्प फेयर पर आप बिठाते हैं तो उनको सोच समझ के बिठाएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और वो भी सोच समझ के बात करें। जो वो टीवी पे आके या मीडिया पे आके जब ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि हमारी कौन सी जो क्रिकेट है वो कॉम्पिटिटिव है, कौन सा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर किस काबिल है और किस काबिल नहीं है। सही है। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। और बाबर आजम अब टेस्ट में अपनी 10वीं सेंचुरी से सिर्फ 14 रन दूर रह गए हैं। क्या वो 3.5 साल बाद सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबर आजम इन टेस्ट क्रिकेट स्टैट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। 63 मैचेस, 4562 रन्स, 196 हाईएस्ट है और 43 की एवरेज है। 9 सेंचुरियां हैं बाबर आजम की। तो ये स्टैट देखते हुए आपको नहीं लगता रऊफ कहीं ना कहीं बाबर आजम ने अपने टैलेंट, अपने स्किल के लिहाज से अभी तक थोड़ा अंडर अचीव किया है टेस्ट क्रिकेट में? देखिए बेसिकली ये तो एक पर्सनल माइलस्टोन है। असल चीज ये होती है कि एक प्लेयर अपनी नेशन को क्या दे रहा है, अपनी टीम को क्या दे रहा है, अपने कंट्री के लिए क्या डिलीवर कर रहा है। क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पे आपका अपना कंट्री होना चाहिए, आपकी टीम होनी चाहिए और आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके कंट्री की रैंकिंग 10वें नंबर पे है, सबसे बॉटम पे है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हैं, आप आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीत सके, तो ये फिर पर्सनल माइलस्टोन में तो ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या करते रहेंगे। मगर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी क्रिकेट की तो उसमें एक साफ लिखा जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर नहीं किया, अपने कंट्री को ये फ्रंट से लीड नहीं कर सके और उसको जिस का उनका कंट्री हकदार था ऊपर जाने का, जहाँ पे किसी दौर में पाकिस्तान फिनिश करता रहा टॉप 5 में, पर टॉप 3 टीम्स में या टॉप 2 में, उस तक ले जाने में नाकाम रहे। तो असल चीज मेरे ख्याल में लेकिन रऊफ बात यह है कि दिस इज अ टीम गेम ना, इसमें आप जब जाहिर है आप जब ग्रेड्स की बात करते हैं तो उनके आसपास उनके सराउंडिंग में भी तो बड़े प्लेयर्स होते हैं। देखें, आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल अबाउट बाबर आजम्स परफॉर्मेंस, बट आप एक इंसान को ऐसे सिंगल आउट नहीं कर सकते ना। जब हमारी पूरी टीमें अच्छी होती थी तो हमारे सुपरस्टार मैच विनिंग नॉक्स भी खेलते थे, वो टीम को जिताते भी थे। अब जिस तरह की हमारी 8वें 9वें नंबर की टीम है, आप एक अकेले आदमी से कहें कि वो मैच जिता के भी दे और रन भी करे और अपने लिए भी करे और टीम के लिए भी करे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए इस तरह नहीं है। बात यह है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आप टीम गेम की बात करते हैं तो आपको याद होगा शहबाज सीनियर ने 94 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया था। उस टीम में कितने सुपरस्टार थे, वन मैन शो थे और वो 2 वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान के वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया और पाकिस्तान की रैंकिंग ऊपर रखी, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, अजलान शाह सबको जितवाया। तो वो पार्टिसिपेट करते थे, वो साथ उन सबको लेकर चलते थे। वो जो सुपरस्टार होता है वो पहले अपनी परफॉर्मेंस से डिलीवर करता है, टीम को ऊपर लेकर जाता है, फिर उसके साथ दूसरे स्पोर्टिंग रोल अदा करते हैं। आपको याद होगा जब वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के अंदर थे तो सिर्फ एक मैच में 96 पे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में वो बाहर बैठे थे और उसके बाद आपकी पूरी टीम कोलैप्स हो गई थी। तो ये जो बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनके बड़े नाम बने हैं, या वो इंडिविजुअली पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए उनको सुपरस्टार्स और लेजेंड कहा जाता है। इस तरह नहीं होता कि आप कहीं जी उसने नहीं परफॉर्मेंस की, वो मेरे साथ नहीं था, मेरी रैंकिंग नीचे थी। तो अगर रैंकिंग नीचे है तो ये अगर आप किसी को सुपरस्टार या लेजेंड मानते हैं तो उसका काम है फिर रैंकिंग को ऊपर लेकर जाए
टीम को उठाए, लड़कों को साथ लेकर रखे। ये नहीं है कि आपके सामने कई, आप देखें टेस्ट मैचेस में कई दफा ऐसे मौके आए हैं, मैं पिछली 8-10 टेस्ट मैचेस का हवाला दे सकता हूँ, जिसमें बाबर आजम सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को, अगर वो 70-80 रन या 100 रन की कोई इनिंग खेलते तो पाकिस्तान ना सिर्फ टेस्ट मैच जीत सकता था बल्कि अच्छी पोजीशन पे खड़ा हो सकता था, मगर वो वही 10-15 रन या 10 रन में वो आउट हो गया और फिर टीम मजीद कोलैप्स करती चली गई। तो ये लेजेंड नहीं होता, लेजेंड वो होता है जो पूरी टीम को लेकर लिफ्ट करे और ऊपर लेकर ले। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। और पिछले मैच की तो एग्जाम्पल है ही कि वो पहले बॉल पे सिंगल लेके टेल को थोड़ा सा उन्होंने एक्सपोज किया, तो वो भी उसकी वजह से भी हम वहां से भी कुछ और बेहतर कर पाते। जीतना तो शायद खैर मुश्किल ही नजर आ रहा था। डिस्कशन अभी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वी बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। बात हो रही है पाकिस्तान की इस दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान का स्कोर 266 फॉर 2 और अच्छी पोजीशन में है। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम विकेट पर मौजूद हैं। जब आज का दिन शुरू होगा तो यहां से खेल का आगाज होगा और जैसे मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान को एक अच्छी लीड की तरफ जाना है। अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं, लीड पे तो हम बाद में बात करेंगे। आपकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए रऊफ थोड़ी पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करते हैं। और सबसे पहले वो सवाल जो हम कल से सबसे पूछ रहे हैं और लोगों के जहन में बहुत है और सोशल मीडिया पे भी इसे बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है कि अब्बास को क्यों नहीं खिलाया गया, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान टीम में ऐसा होता होगा कि किसी ने 8 विकेटें ली हैं तो उसको उसकी परफॉर्मेंस का सिला ये मिल रहा है कि वो नेक्स्ट मैच में ड्रॉप है। अब ये कब तक चलेगा? कंडीशन का बॉलर वो हर जगह जाता है और विकेटें लेता है। दुबई में भी उसने ली हुई है विकेटें, तो फिर क्या रह जाता है? उसको क्या प्रूफ करना है अपने लिए? देखिए बेसिकली तो आप और हम काफी अर्से से यही सुन रहे थे कि ये डेटाबेस सिलेक्शन होगी, एल्गोरिथम पे सिलेक्शन होगी, फलानी चीजें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मगर इनका जो माइंडसेट वही है जो आज से 50 साल 30 साल पहले था, वही माइंडसेट अभी तक चल रहा है। इसी वजह से आप देखें कि कभी अब्बास जैसा बॉलर ड्रॉप हो जाता है। आप देखिए कि अब्बास ने 2017 में अपना कैरियर शुरू किया था और 4 साल वो टॉप बॉलर में रहा, मगर बगैर वजह कि आपने 2021 में उसको ड्रॉप किया और फिर 3 साल उसको ड्रॉप करके रखा। ये कंडीशंस नहीं है, फलाना नहीं है, एज ज्यादा होगी या ये हो गया, उसका बॉल नहीं पहुंचता। मगर फिर दोबारा 3 साल के बाद उसके पास क्या उसकी एज कम हो गई थी 3 साल के बाद? 2024 में उसको दोबारा आपको 3 साल के बाद वापस लाना पड़ा और फिर उसके बाद जैसे ही वो वापस आया, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में उसने एक मैराथन स्पेल किया जिसमें उसने कोई 18 या 19 ओवर लगातार एक स्पेल में कर दिए थे। तो ये फिटनेस एक ऐसे बंदे को ड्रॉप किया जो 19 ओवर लगातार कर सकता, वो 3 साल पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेल सका और अभी दोबारा वो उसको वापस लाए हैं। और फिर देखें कि जब पाकिस्तान ने अब्बास के होते हुए टेस्ट मैचेस खेले हैं टोटल, उसमें से पाकिस्तान का जो नंबर 1 प्रीमियर बॉलर जो ICC रैंकिंग में मौजूद है वो सिर्फ आधे टेस्ट मैचेस खेला है। और उसके बाद फिर आप देखें कि इसको काशिफ अली को खिलाया था लास्ट सीरीज में, उसको 1-2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया। मूसा खान को एक टेस्ट मैच खिला के ड्रॉप कर दिया। नुमान अली अभी करंट आपका ICC रैंकिंग में एक वाहिद बॉलर है जो ICC रैंकिंग में था, आपने उसको इस सीरीज से निकाल दिया। तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो आसिफ अफरीदी था, उसको क्या आप सिर्फ 39 साल की एज में क्या सिर्फ एक टेस्ट मैच खिलाने के लिए लाए थे? आपने उसको लाया, एक टेस्ट मैच खिलाया और उसके बाद कहीं पता नहीं कि किधर है किधर नहीं है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए मेरा। अच्छा रऊफ, आपने जो सिलेक्शन का पॉइंट रेस किया है ना, ये मेरा हमेशा सवाल होता है और यहाँ पे मैं और शाहिद हाशमी हमेशा हम यही बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन कमेटी, चाहे सेलेक्टर्स कर रहे हो, चाहे डेटाबेस कर रहा हो, वॉट एवर द केस इज, आप क्या अपनी पिछली सिलेक्शन का पर्चा रख के आगे वाली टीम नहीं बनाते? क्योंकि ऐसी तो कितनी एग्जाम्पल्स हैं। जब आमिर जमाल को निकाला था तो किसी को नहीं पता क्यों निकाला था। अब ये लेकर आए हैं तो पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद अब क्या इस एक ही मैच में उसको ड्रॉप करना और आगे उसका क्या फ्यूचर बनेगा? अगर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा उसको, एक एक मैच खिला के ऐसे तो नहीं निकाल सकते। दूसरा, पहले अमाद बट क्यों आया और फिर वो बगैर खेले कैसे बाहर हो गया? और आपने जिस तरह ये काशिफ अली का नाम लिया, इसकी ऐसी एग्जाम्पल्स दुनिया में कहीं नहीं मिलती। देखिए वो आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आप पूरी दुनिया में अगर आप स्ट्रक्चर उठाकर देखें और जो सिस्टम चलते हैं मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के, तो उसमें एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, एक प्लान होता है, उस पर सारी चीजें उन्होंने पहले से सेट की होती है। उन्होंने आगे 5 साल की अपनी फ्यूचर पॉलिसी
फ्यूचर प्लानिंग की होती है। बाद कंट्रीज ने 10 साल की होती है। उनको पता होता है कि हमारे अगले 5 साल के जो सेटअप है उस पर ये प्लेयर्स आएंगे, ये 3 साल के प्लान में ये प्लेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म में ये है, लॉन्ग टर्म में ये है। उसके बाद जो हमारी रिप्लेसमेंट जो अंडर 19 है या ए टीम है या डोमेस्टिक में ये प्लेयर्स उनकी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो उस हिसाब से फिर उनका जो जितने भी वो जो प्रोसेस होता है उसमें फिर कुछ इस तरह की आपको चीजें नजर आती कि एक मैच खेला निकाल दिया, 2 मैच खेले निकाल दिए, कोई टॉप परफॉर्मर है उसका 3 साल के लिए बाहर बिठा दिया, कोई आउट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको वापस ला के टेस्ट मैच खिला दिया। तो इस वजह से ये चीजें आपको कम नजर आती हैं। तो यहाँ पे यह प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे चीजें इस तरीके से चलती हैं कि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पीछे से सेटअप नहीं आ रहा, कोई जूनियर टीम से डेवलप होकर बच्चे अंडर 19 से नहीं आ रहे। आप देखिए अली रजा है, उसको 2021 में वर्ल्ड कप खिला दिया, फिर 2023 में दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक बच्चे को एक अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाया, फिर 3 साल के बाद उसी को दोबारा आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। अगर वो अच्छा है तो उसको ऊपर वाले सेटअप में लेकर आए, उसको प्रमोट करें, उसको डेवलप करें। अब अभी तक स्टिल वो पाकिस्तान टीम में नहीं है और सुना कि शायद अगला फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप तीसरा भी उसको खिलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब सिस्टम है जो मेरी समझ से भी बाहर है। अच्छा, उबैद शाह के डेब्यू को आपने कैसा एनालाइज किया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि टू अर्ली हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है। आप क्या समझते हैं परफॉर्मेंस के बाद? देखिए, मैं किसी यंगस्टर पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि ना कोई हर जितने भी यंगस्टर पाकिस्तान से खेलते हैं अंडर 19 लेवल पे, जूनियर, डोमेस्टिक या डिपार्टमेंट से, उन हर एक की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो ये सिलेक्शन कमेटी पे होता है कि वो उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, वो क्या चाहता है, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन क्या है, वो उसको किस हद तक कैरी करना चाहते हैं। तो ये ज्यादती है यंगस्टर के साथ तो आप उसको टू अर्ली उसको एक्सपोज कर दें इंटरनेशनल क्रिकेट में और फिर 1-2 मैचेस के बाद आप उसको थैंक यू कह के उसका कैरियर खत्म कर दें। ये नहीं होना चाहिए। आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको डिफरेंट मैचेस, डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट कंडीशंस है, उनमें पहले उसको डोमेस्टिक में ट्राई करें। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इसीलिए होती है, मगर आपके सिलेक्टर तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने की जरूरत नहीं है, नीचे हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम तो बंद कमरे में बैठ के सारा सिलेक्शन देख सकते हैं, कर सकते हैं, टीवी पे बैठ के हम सारा कुछ देख के कर लेंगे। जब आप टीवी पे देख के बंद कमरे में अपनी टांगों को हरकत नहीं देंगे, अपने दिमाग को हरकत नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह की आपको सिलेक्शन नजर आएगी। ठीक है, थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए पाकिस्तान का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। स्मिथ रेड और वाइट बॉल दोनों की टीमों के साथ काम करेंगे और 3 साल PSL फ्रेंचाइज को कोचिंग की, मुल्तान सुल्तान के साथ भी रहे और जुनूबी अफ्रीकी कोच बिग बैश में भी कोचिंग कर चुके हैं। कैसा देख रहे हैं? इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे माइकल स्मिथ। काफी अरसे से चल रही थी बात कि एक प्रॉपर फुल टाइम बैटिंग कोच की तलाश है पाकिस्तान को। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो अगर आपने कोई फॉरेन कोचेज हायर कर रहे हैं तो उनको डोमेस्टिक सेटअप पे लेकर आए, उनको यहाँ पे लगाएं। जब आपका कैंप लग रहा होता है, 5-6 माह की तैयारी आपने करनी होती है, तो वहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको लाएं और वो बेसिक बताएं कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट को हैंडल करना, प्रेशर किस तरीके से टैकल करना है, टेक्निक में अगर कोई पार्ट्स हैं तो वो करें। अब इसको अगर टूर पे भेज देंगे तो क्या वहाँ पे वो बाबर आजम की या अब्दुल्ला शफीक की या मोहम्मद रिजवान की वो टेक्निक इंप्रूव कराएगा या स्किल्स इंप्रूव करवाएगा या क्या करवाएगा? वहाँ तो आपको साइकोलॉजिकल अपग्रेडिंग की जरूरत होती है। आपको कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट, कोई अच्छा पढ़ा लिखा हेड कोच चाहिए हो जो ग्रूम करे, जो मेंटली प्लेयर्स को स्टैंड करे और उनको इस काबिल बनाए कि वो पाकिस्तान के लिए सीरीज जीत सके या मैचेस जीत सके। वहां पे इस तरह के बैटिंग कोचेज की जरूरत भी रहती है। ठीक है, रहू फाइनली क्विकली बताइएगा पाकिस्तान को अब कितने स्कोर तक जाना चाहिए और क्या आइडियली क्या सिचुएशन बनती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, हमने पिछले टेस्ट में भी कहा था कि पाकिस्तान को 100 रन की लीड लेनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो कंडीशन है 2 विकेट्स डाउन है, तो पाकिस्तान को 150 प्लस, तो हर सूरत में अगर पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना तो 150 या 150 प्लस रन की लीड लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे और उनका भी ये मानना है कि आखिरी बैटिंग पाकिस्तान ने करनी है। हमारी बैटिंग काफी फ्रेजाइल है, ऐसी सिचुएशन में कम से कम 150 रन की लीड लेनी चाहिए और जिस पोजीशन में पाकिस्तान है ये कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।